क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जो आपके आने का नहीं, बल्कि आपके लौटने का हिसाब रखता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में छिपा करुंगल सोलाई एक ऐसा ही आदिम जंगल है जहां कदम रखने वाले को सबसे पहले अपने ही किसी बेहद करीबी इंसान की आवाज सुनाई देती है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने पलटकर जवाब दिया तो अगली सुबह का सूरज देखना आपके नसीब में नहीं होगा। दिल्ली के एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर विक्रम ने इस चेतावनी को एक मजाक समझा था, पर वो ये नहीं जानता था कि इस बार उसका सामना किसी भूत से नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत के एक खौफनाक सच से होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हॉरर हिंदी चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में बसे नीलगिरी की पहाड़ियां, वो जगह जिसे लोग नीले पर्वतों का घर कहते हैं। लेकिन जो पहाड़ियां जितनी खूबसूरत दिखती है, उनके भीतर उतने ही गहरे और डरावने राज दफन होते हैं। ऊटी से करीब 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों की ओट में छिपा एक प्राचीन आदिम जंगल है, करुंगल सोलाई। इस जंगल को लेकर स्थानीय आदिवासियों का एक कड़ा नियम है। यहां से एक पत्ता, एक छोटा सा पत्थर या सूखी लकड़ी का टुकड़ा भी बाहर ले जाना सख्त मना है। लोगों का मानना है कि इस जंगल की रखवाली कोई इंसान या जानवर नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आदिम रक्षक आत्माएं करती है। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी रूह कंपा दे। पहले सन्नाटे में अपना नाम पुकारती फुसफुसाहटें सुनाई देती है, फिर एक ऐसा भ्रम जो इंसान को पागलपन की कगार पर ले जाता है, और आखिरकार एक भयानक अंत। लेकिन दिल्ली से आए एक बेहद जिद्दी और घमंडी ट्रैवल ब्लॉगर विक्रम मेहरा के लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। विक्रम का एक ही उसूल था, जिस चीज के लिए मना किया जाए उसे जानबूझकर करना। उसे लगता था कि यह उसका लॉजिक और बहादुरी है, जबकि असल में यह उसकी जीती जागती अकड़ थी। एक ऐसी अकड़ जो केवल तब तक टिकती है जब तक आपका सामना किसी अनजानी ताकत से न हो जाए। एक रात दिल्ली के अपने अपार्टमेंट में बैठकर विक्रम एक ऑनलाइन फोरम पर करुंगल सोलाई जंगल के बारे में पढ़ रहा था। वहां एक थ्रेड था, नीलगिरी के काले जंगल में अकेले कदम मत रखना। नीचे सैकड़ों कमेंट्स थे, सब में एक ही चेतावनी थी कि वहां से कुछ मत उठाना, वहां अजीब आवाजें आती है। विक्रम ने हंसते हुए वहां एक कमेंट टाइप किया, सब बकवास है, सस्ती हॉरर कहानियों जैसी बातें। उसने तुरंत अपना कैमरा पैक किया और अपनी मां को बिना पूरी बात बताए अगली सुबह कोयंबटूर की फ्लाइट पकड़ ली। उसका मकसद जंगल घूमना नहीं था, बल्कि वहां जाकर एक ऐसी रील बनाना था जिसका टाइटल हो, भूतों के जंगल में रात, सब झूठ है। कोयंबटूर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पहाड़ियों की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसने आगे के सफर के लिए एक लोकल टैक्सी बुक की। ड्राइवर का नाम था मुरुगन। मुरुगन ने जब विक्रम के मुंह से करुंगल सोलाई का नाम सुना तो उसने अचानक गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। उसने शीशे से विक्रम को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुरुगन ने कहा, साहब, कूनूर घूम लो, चाय के बागान देख लो, लेकिन वहां मत जाओ, वो जगह सही नहीं है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, डरो मत मुरुगन, गाड़ी बढ़ाओ, मुझे वही जाना है। मुरुगन ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया। जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंच रहे थे, रास्ता संकरा और धुंध से भरता जा रहा था। विक्रम ने नोटिस किया कि रास्ते में जब भी कोई पुराना सूखी जटाओं वाला पेड़ आता, मुरुगन अपनी उंगलियों से स्टीयरिंग पर कुछ अजीब से निशान बनाता और धीरे धीरे प्रार्थना करने लगता। विक्रम ने टोकते हुए कहा, मुरुगन, तुम लोग आज के जमाने में भी इन पेड़ों से डरते हो? मुरुगन ने बेहद संजीदा आवाज में कहा, साहब, आप पहली बार इस पहाड़ पर आए हैं,
लेकिन ये पहाड़ आपके दादा परदादा के समय से यही खड़ा है। ये सब देखता है और सब याद रखता है। वहां कोई गुस्ताखी मत करना। जंगल के मुहाने पर बसे एक छोटे से अनजान गांव में विक्रम को एक पुराना लकड़ी का कॉटेज मिला, जिसे अक्का पेरिच्ची नाम की एक बूढ़ी महिला चलाती थी। उनके चेहरे पर वक्त की गहरी लकीरें थी और आंखें इतनी शांत थी जैसे उन्होंने जिंदगी और मौत का हर रंग देख लिया हो। विक्रम को देखते ही उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम उस काले जंगल में जा रहे हो ना? विक्रम ने मुस्कुराकर हामी भरी। पेरिची उठी और अंदर के कमरे से एक पुराना धूल से सना चमड़े का बैग ले आई। उन्होंने उसे खोला। अंदर दर्जनों की तादाद में फटे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, घड़ियां और कुछ पर्स रखे थे। विक्रम ने चौंक कर पूछा, ये सब क्या है? बूढ़ी औरत ने ठंडी आवाज में कहा, ये उन मुसाफिरों की निशानियां हैं जो जंगल के भीतर तो गए पर कभी लौटकर बाहर नहीं आए। उन्होंने विक्रम की आंखों में देखते हुए 3 सख्त नियम बताए। पहला नियम, जंगल की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। बिना इजाजत ली गई चीज अपनी कीमत वसूल करती है। दूसरा नियम, सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की सोचना भी मत, क्योंकि अंधेरा होते ही वहां रास्ते खुद ब खुद बदल जाते हैं। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अगर जंगल में तुम्हें किसी जानी पहचानी आवाज में अपना नाम सुनाई दे तो पलटकर जवाब मत देना, चाहे वो तुम्हारी मां की आवाज ही क्यों न हो। विक्रम ने उन सामानों को देखा। एक पल के लिए उसके मन में अजीब सा डर उठा, लेकिन उसकी अकड़ फिर हावी हो गई। उसने दिल में सोचा कि ये सब टूरिस्टों को डराने का नाटक है। अगली सुबह विक्रम करुंगल सोलाई के प्रवेश द्वार पर था। चारों तरफ इतना घना कोहरा था कि दिन के उजाले में भी शाम का भ्रम हो रहा था। जंगल के भीतर कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें तक गायब थी। विक्रम अपना कैमरा निकालकर व्लॉगिंग करने लगा। तभी एक बेहद पुराने और काले पड़ चुके पेड़ की जड़ के पास उसे एक चमकीला काले रंग का प्राचीन पत्थर दिखा, जिस पर कोई अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। पेरिची की चेतावनी को भूलकर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक विक्रम ने उस पत्थर को उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया। ठीक उसी पल पूरे जंगल में एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका चला। सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की आवाज आई, विक्रम। विक्रम का खून जम गया। उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, इस बार बिल्कुल उसके कान के करीब, विक्रम रुक जाओ। विक्रम के दिल की धड़कनें तेज हो गई। घबराहट में उसने अपना कैमरा उठाया और लेंस को उस धुंध की तरफ घुमाया जहां से आवाज आ रही थी। उसने फोकस रिंग को घुमाया और जैसे ही स्क्रीन साफ हुई, उसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई। कैमरे के फ्रेम में पेड़ों के बीच एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे उलझे हुए बाल चेहरे पर बिखरे थे। बदन पर एक मिट्टी से सना हुआ पीला गाउन था और उसकी त्वचा बिल्कुल राख की तरह सफेद थी। लेकिन सबसे खौफनाक थी उसकी आंखें। उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जो सीधे कैमरे के लेंस के जरिए विक्रम को घूर रहे थे। उस आकृति ने बिना पलक झपकाए अपने सूखे होंठ हिलाए। विक्रम। विक्रम ने डर के मारे कैमरा नीचे किया तो सामने कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन में देखा, वो खौफनाक चेहरा स्क्रीन के बिल्कुल करीब, सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आ चुका था। विक्रम ने चीखते हुए कैमरे को जमीन पर पटका और बेतहाशा पीछे की तरफ भागा। झाड़ियां उसके चेहरे और हाथों को छील रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। भागते भागते उसका पैर एक दलदली जमीन पर फिसला और वो मुंह के बल गिर पड़ा। गिरते ही उसके हाथ में कोई ठंडी धातु की चीज आई। उसने उठाकर देखा, वो एक चांदी का ब्रेसलेट था जिस पर अंग्रेजी में अंजलि खुदा हुआ था।
विक्रम उस ब्रेसलेट को मुट्ठी में भींचकर किसी तरह हांफते हुए जंगल से बाहर भागा। जब वो गांव की सड़क पर गिरा तो गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में हमदर्दी नहीं, बल्कि एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था। भीड़ को चीरती हुई अक्का पेरिची सामने आई। उनकी नजर विक्रम की जेब से झांक रहे उस काले पत्थर पर पड़ी। उनकी आंखें गुस्से से तन गई। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रम के हाथ से वो पत्थर और ब्रेसलेट छीन लिया। उन्होंने पत्थर को वापस जंगल की सीमा के भीतर फेंक दिया और कुछ बुदबुदाते हुए मंत्र पढ़े। पेरिची ने विक्रम को उठाया और कॉटेज के अंदर ले गई। उन्होंने पूछा, जंगल में तुमने क्या देखा? सच सच बताओ, वरना अगली सुबह तुम नहीं देख पाओगे। विक्रम ने कांपते हुए कहा, एक लड़की, राख जैसा चेहरा और ये अंजलि का ब्रेसलेट। लेकिन मेरा इस नीलगिरी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो दिल्ली से आया हूं। पेरिची ने उस चांदी के ब्रेसलेट को देखा और गहरी सोच में डूब गई। उन्होंने कहा, करुंगल सोलाई कभी बिना वजह किसी का नाम नहीं पुकारता। इस जंगल में कोई ऐसा दफन है जिसका सिरा तुझसे जुड़ा है। सोच विक्रम, तूने अतीत में किसका दिल तोड़ा था? कौन सी ऐसी कहानी है जिसे तू दिल्ली में छोड़ आया था? विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पेरिची से अपना आईडी कार्ड वापस लिया और बदहवास हालत में पास के कूनूर पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। वहां एक छोटा सीलन भरा कमरा था। विक्रम ने टेबल पर हाथ मारते हुए वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर से कहा, मुझे अंजलि नाम की किसी लड़की का रिकॉर्ड चाहिए। क्या नीलगिरी के जंगलों में कोई लड़की गायब हुई थी? ऑफिसर ने एक पुरानी धूल से सनी मिसिंग फाइलों की अलमारी खोली। एक फाइल निकालते हुए उसने कहा, अंजलि शर्मा साल 2023 की सर्दियों में अपने दोस्तों के साथ यहां आई थी। दिल्ली की रहने वाली थी। वो करुंगल सोलाई जंगल में अकेली घूम रही थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। 2 साल से केस बंद है। जैसे ही ऑफिसर ने अंजलि शर्मा दिल्ली नाम लिया, विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में यादों का एक खौफनाक बवंडर उठ खड़ा हुआ। 3 साल पहले दिल्ली के एक कॉलेज फेस्ट में वो अंजलि से मिला था। अंजलि उसके लिए बेहद सीरियस थी, लेकिन विक्रम के लिए वो सिर्फ एक टाइम पास थी। विक्रम के घमंड और उसकी बेरुखी से तंग आकर अंजलि अक्सर रोया करती थी। आखिरी बार जब उनके बीच झगड़ा हुआ था तो विक्रम ने बेहद घटिया तरीके से उसे ब्लॉक करते हुए कहा था, तुम्हारी जैसी साइको लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। उस कड़वाहट के बाद अंजलि डिप्रेशन में चली गई थी और उसने अचानक दिल्ली छोड़ दी थी। विक्रम को कभी नहीं पता चला कि वो कहां गई, लेकिन आज उसे समझ आया, वो नीलगिरी आई थी। ऑफिसर ने फाइल से एक तस्वीर निकालकर विक्रम के सामने रखी। तस्वीर देखते ही विक्रम के हाथ से फाइल छूट गई। ये वही लड़की थी, वही पीला गाउन, वही चेहरा जो उसने कैमरे के लेंस में देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर में उसकी आंखें जिंदा थी। विक्रम बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अंजलि की आत्मा उससे बदला लेने आई है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने तुरंत अपने फोन से दिल्ली की अगली फ्लाइट टिकट बुक की और मुरुगन को फोन करके कैब बुलाई। वो अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। कैब में बैठते ही विक्रम ने राहत की सांस ली और सीट से टिककर आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, उसके कानों में अंजलि की नहीं, बल्कि उसकी खुद की अंतरात्मा की आवाज गूंजी। एक बार पहले भी तुम उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे, विक्रम। तब वो टूट गई थी। आज फिर भाग रहे हो। जो इंसान खुद को इतना लॉजिकल और फियरलेस कहता था, वो आज एक साए से डरकर पीठ दिखाकर भाग रहा है। विक्रम का दम घुटने लगा। उसका जमीर उसे धिक्कार रहा था। उसने अचानक चिल्लाकर कहा,
मुरुगन, गाड़ी रोको। मुरुगन ने चौंक कर ब्रेक लगाए। विक्रम ने 1,000 रुपए का नोट सीट पर छोड़ा, अपना बैग उठाया और सीधे वापस करुंगल सोलाई जंगल की तरफ पैदल ही दौड़ पड़ा। इस बार उसके भीतर डर नहीं, बल्कि अपने किए का पछतावा और सच का सामना करने की हिम्मत थी। शाम के धुंधलके में जंगल और भी भयानक लग रहा था। विक्रम ने जैसे ही सीमा पार की, कोहरा उसके चारों तरफ किसी चादर की तरह लिपट गया। हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजी। विक्रम ने उस आवाज का पीछा करना शुरू किया। आगे बढ़ते ही गीली मिट्टी पर उसे किसी के नंगे पैरों के ताजे निशान दिखे। निशान बहुत छोटे थे, जैसे किसी लड़की के हों। विक्रम उन निशानों के सहारे जंगल के और गहरे अनछुए हिस्से में चला गया। तभी उसे पेड़ों के बीच एक लंबी काली परछाई हिलती हुई दिखी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, अंजलि, मैं जानता हूं तुम यही हो। मुझे माफ कर दो, मैं एक बुजदिल इंसान था, लेकिन आज मैं भागूंगा नहीं। अचानक विक्रम के बिल्कुल पीछे से किसी के ठंडे सांस लेने की आवाज आई। हवा इतनी बर्फीली थी कि विक्रम की रीढ़ की हड्डी कांप गई। जैसे ही वो मुड़ने लगा, किसी अदृश्य ताकतवर झटके ने उसकी छाती पर वार किया। विक्रम हवा में उछला और पीछे की तरफ जा गिरा। जब उसने संभल कर सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। जहां वो खड़ा था, उससे ठीक एक कदम आगे एक बेहद गहरा अंधा कुआं जैसा गड्ढा था, जो ऊपर से सूखी पत्तियों और नुकीले पत्थरों से ढका हुआ था। अगर वो अदृश्य झटका उसे नहीं लगता, तो विक्रम सीधा उस खड्ड में गिर जाता जहां मौत तय थी। विक्रम ने अपने फोन का फ्लैशलाइट जलाकर उस गहरे खड्ड के अंदर रोशनी मारी। नीचे नुकीली चट्टानों के बीच एक पुराना सड़ चुका ट्रैवलर बैग और कुछ इंसानी अवशेष दिखाई दिए। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, 2 साल पहले अंजलि रास्ता भटक कर अंधेरे में इस खड्ड में गिर गई होगी और चोट लगने के कारण तड़प तड़प कर उसकी जान चली गई होगी। उसकी लाश को कभी कोई ढूंढ ही नहीं पाया। विक्रम ने तुरंत पुलिस और पेरिची को अपनी लाइव लोकेशन भेजी। अगले 3 घंटों के भीतर पूरा जंगल पुलिस की गाड़ियों के सायरन और फॉरेंसिक टीम की लाइटों से जगमगा उठा। जब अवशेषों को बाहर निकाला गया, तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पुष्टि की कि खोपड़ी पर गहरी चोट के निशान थे, जिससे साफ था कि मौत गिरने की वजह से हुई थी। बैग के अंदर से अंजलि का असली कॉलेज आईडी कार्ड भी मिल गया। तभी कूनूर पुलिस ने दिल्ली में अंजलि के माता-पिता को सूचित किया। अगली सुबह उसके बूढ़े पिता और भाई वहां पहुंचे। अंजलि के पिता विक्रम के पास आए, जो दूर एक पेड़ के सहारे रो रहा था। विक्रम को लगा कि वो उस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम विक्रम हो ना? अंजलि अपनी डायरी में अक्सर तुम्हारा जिक्र करती थी। बेटा, हम 2 साल से इस नरक में जी रहे थे कि हमारी बेटी कहां है, किस हाल में है। इस अनिश्चितता ने हमें जिंदा लाश बना दिया था। आज तुम्हारी वजह से हमें जवाब मिल गया। अब हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर पाएंगे और उसे मुक्ति दिला पाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम चौंक गया। उसने रोते हुए पूछा, अंकल, क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं है? मेरी बेरुखी की वजह से ही वो दिल्ली छोड़कर यहां आई थी। अंजलि के पिता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, अंजलि बहुत जिद्दी थी। वो अक्सर कहती थी कि वो एक दिन खुद को साबित करने के लिए इतनी दूर जाएगी जहां कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो अपनी मर्जी से आई थी, लेकिन शायद मरने के बाद भी उसे सुकून इसलिए नहीं मिला क्योंकि हम रोज उसकी राह देखते थे। उसी रात अंजलि के अवशेषों को लेकर उसका परिवार दिल्ली रवाना हो गया। विक्रम कॉटेज के बरामदे में अक्का पेरिची के साथ बैठा था। जंगल अब पूरी तरह शांत था। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई बर्फीली हवा नहीं। विक्रम ने पूछा,
अक्का, अगर वो मुझसे नाराज थी तो उसने मुझे खड्ड में गिरने से क्यों बचाया? वो तो मुझे मार सकती थी। पेरिची ने चूल्हे की आग को कुरेदते हुए एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, भटकती हुई आत्माएं हमेशा बदला नहीं चाहती विक्रम, कभी कभी वो सिर्फ शांति चाहती है। अंजलि इस जंगल में अकेली, अनजान बनकर दफन थी। उसके माता पिता तड़प रहे थे। वो जानती थी कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो उसके ब्रेसलेट को पहचान सकता है और उसकी आवाज सुनकर यहां खिंचा चला आएगा। और वो तुम थे। उसने तुम्हें मारा नहीं, बल्कि तुम्हें जरिया बनाया ताकि उसे अपने परिवार के हाथों अंतिम विदाई मिल सके। जंगल ने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अंजलि को आजाद करने के लिए बुलाया था। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। वो अगले कुछ हफ्तों तक नीलगिरी की पहाड़ियों में ही रुका। इस बार वो किसी रील को बनाने या सोशल मीडिया पर घमंड दिखाने नहीं आया था, बल्कि पहाड़ों और प्रकृति के उस रहस्य के सामने अपना सिर झुकाने आया था जो इंसानी समझ से बहुत परे है। जब वो दिल्ली वापस लौटा तो वो अपनी अकड़ और अहंकार वही पहाड़ियों में छोड़ आया था, क्योंकि वो जान चुका था दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें लॉजिक से नहीं, सिर्फ सम्मान और एहसास से ही समझा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।